नमस्कार। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम चीन के उस मेगा प्रोजेक्ट की हकीकत खंगालेंगे जिसने पूरी दुनिया की भू राजनीति को हिलाकर रख दिया है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बिना किसी देरी के उपलब्ध डेटा और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर इसके उदय, विवादों और भविष्य की पूरी पिक्चर को समझते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस सफर में हम सदी के इस सबसे बड़े प्रोजेक्ट के शुरुआती दावों से लेकर इसके पीछे छिपे आर्थिक मकसद, कर्ज के जाल, सफेद हाथी बन चुके प्रोजेक्ट्स, दुनिया भर में हो रहे इसके विरोध और अंत में इसके भविष्य यानी BRI 2.0 तक सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके पहले हिस्से से, सदी का प्रोजेक्ट और एक नए सिल्क रोड का निर्माण। साल 2013 चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक विजन दुनिया के सामने रखा। लक्ष्य था रेलवे, हाईवे और बंदरगाहों का एक ऐसा विशाल नेटवर्क बनाना जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप को आपस में जोड़ दे। और इसके लिए बजट कितना था? $1.2 ट्रिलियन। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। चीन ने 140 से ज्यादा देशों में इस पैसे को पानी की तरह बहाया। दिलचस्प बात यह है कि इसमें मुख्य रूप से उन गरीब देशों को टारगेट किया गया जिन्हें पश्चिमी बैंक या IMF कर्ज देने से कतराते थे। उन्हें भविष्य का दुबई या सिंगापुर बनने के हसीन सपने दिखाए गए और कई देशों ने खुशी खुशी हामी भी भर दी। लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ दुनिया के विकास के लिए था? आइए इसके छिपे हुए आर्थिक मकसदों पर नजर डालते हैं। देखिए, उन यूटोपियन वादों के पर्दे के पीछे कहानी कुछ और ही चल रही थी। डेटा और स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ ग्लोबल डेवलपमेंट का मामला नहीं था, बल्कि चीन अपने खुद के घरेलू आर्थिक दबावों से जूझ रहा था। असल में चीन के पास अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा औद्योगिक क्षमता थी और हर साल लाखों नए इंजीनियर्स पास आउट हो रहे थे जिनके लिए देश में पर्याप्त नौकरियां ही नहीं थी। तो ये पहल उस विशाल वर्कफोर्स को देश से बाहर काम पर लगाने, दुनिया भर के कच्चे माल तक बेरोक-टोक पहुंच बनाने, अपनी करेंसी युआन का दबदबा बढ़ाने और सबसे अहम अपनी भू राजनीतिक शक्ति का विस्तार करने का एक अचूक हथियार बन गया। और यहीं से एक बेहद विवादास्पद कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है जिसे समझना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट्स जमीन पर उतरे, एक बहुत ही डरावना पैटर्न सामने आने लगा। कागजों पर तो इन कर्जों की ब्याज दरें बहुत कम और लुभावनी लगती थीं, लेकिन शर्तिया तौर पर इनके पीछे एक भारी कीमत छुपी थी। इसे ही डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी या कर्ज के जाल की कूटनीति कहा गया। आसान शब्दों में समझे तो अगर कोई देश कर्ज नहीं चुका पाता है तो उसे अपनी संप्रभुता का कुछ हिस्सा या फिर अपनी सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्तियां कर्ज देने वाले देश को सौंपनी पड़ती हैं। इसे समझने के लिए श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट का उदाहरण बिल्कुल परफेक्ट है। वहां किसी नए पोर्ट की जरूरत है भी या नहीं, इसकी फिजिबिलिटी स्टडीज को दरकिनार करते हुए $1.3 बिलियन का कर्ज लिया गया। शर्त ये रखी गई कि निर्माण का सारा काम सिर्फ चीनी कंपनियां ही करेंगी। और जब पोर्ट बनकर तैयार हुआ तो वहां पूरे साल में मुश्किल से 30-40 जहाज ही आए। कमाई ना के बराबर हुई। नतीजा, कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया कि साल 2017 में श्रीलंका को ये पोर्ट और इसकी पूरी कमाई लगभग एक सदी यानी पूरे 99 सालों के लिए एक चीनी कंपनी के हवाले करनी पड़ी। कुछ ऐसी ही कहानी अफ्रीका के जाम्बिया की भी है। ये देश मुख्य रूप से तांबे के निर्यात पर चलता है। आधुनिकीकरण की चाह में इन्होंने भी भारी भरकम चीनी कर्ज ले लिया। हालात ये हो गए कि 2020 तक जाम्बिया के कुल विदेशी कर्ज का 43% हिस्सा अकेले चीन का था। फिर जब 2019 के बाद महामारी ने ग्लोबल ट्रेड और टूरिज्म पर ब्रेक लगाया तो जाम्बिया इस भयानक और असंतुलित कर्ज के बोझ को सहन नहीं पाया और दुखद रूप से डिफॉल्ट कर गया। वित्तीय जाल तो बस एक पहलू है। चलिए अब उन प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं जो सफेद हाथी साबित हुए। अब ये सफेद हाथी क्या बला है? दरअसल ये वो विशाल और महंगे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो दिखने में तो बहुत ही शानदार लगते हैं, लेकिन असल में उनका कोई व्यावहारिक इस्तेमाल या आर्थिक फायदा नहीं होता। अरबों डॉलर ऐसी इमारतों और सड़कों पर फूंक दिए गए जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता था। इन दो उदाहरणों को ही देख लीजिए, मॉन्टेनेग्रो और श्रीलंका। यूरोप के एक छोटे से देश मॉन्टेनेग्रो ने $1 बिलियन का कर्ज लेकर पहाड़ों के बीच एक ऐसा हाईवे बनाया जो सिर्फ 41 किलोमीटर दूर जाकर अचानक खत्म हो जाता है। इसका कोई सिर पैर नहीं है, लेकिन इसने देश के कर्ज को उनकी कुल GDP के 80% के पार पहुंचा दिया। दूसरी तरफ श्रीलंका का मटाले राजपक्षे एयरपोर्ट है। $200 मिलियन खर्च करके बनाए गए इस एयरपोर्ट को आज दुनिया का सबसे खाली हवाई अड्डा कहा जाता है। यकीन मानिए, वहां उड़ानों से ज्यादा तो रनवे पर जंगली हाथी टहलते हुए नजर आते हैं। दक्षिण अमेरिका के इक्वेडोर में तो स्थिति सच में अलार्मिंग है। वहां चीनी फंडिंग से $2.6 बिलियन का एक विशाल डैम बनाया गया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसके निर्माण में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पूरी तरह से अनदेखा किया गया और कथित तौर पर भारी रिश्वतखोरी भी हुई।
आज के समय में उस स्ट्रक्चर में 17,000 से ज़्यादा दरारें आ चुकी हैं। सोचकर ही डर लगता है कि ये डैम किसी भी वक्त ढह सकता है, जो एक भयंकर मानवीय और पर्यावरणीय आपदा को जन्म देगा। और अगर हम भारत के पड़ोस में पाकिस्तान के $60 बिलियन वाले CPEC यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें तो वहां भी स्थिति कोई खास अलग नहीं है। वहां रोजगार और सस्ती बिजली के बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स या तो फेल हो गए या ठंडे बस्ते में चले गए। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ग्वादर पोर्ट, जो इस पूरे प्रोजेक्ट की जान था, उसकी कुल कमाई का 91% हिस्सा सीधे चीनी कंपनियों की जेब में जाता है। पाकिस्तान के हाथ सिर्फ 9% लगता है। यह अपने आप में एक बेहद एक तरफा समझौता है। इन सब के बाद जाहिर है कि दुनिया चुप तो नहीं बैठने वाली थी। आइए देखते हैं कि इसके खिलाफ वैश्विक प्रतिक्रिया क्या रही। जब दुनिया भर में इस तरह के आर्थिक झटके लगने लगे और कर्ज का दबाव बेकाबू होने लगा, तो जियोपॉलिटिक्स का पहिया भी तेजी से घूमा। इटली का उदाहरण सबसे बड़ा है। G7 देशों में इटली इकलौता ऐसा देश था जिसने इस इनिशिएटिव में हिस्सा लिया था, लेकिन उन्होंने भी ये कहते हुए आधिकारिक तौर पर इससे अपने हाथ खींच लिए कि इसमें शामिल होना एक बहुत बड़ी गलती थी। उन्हें समझ आ गया था कि इन समझौतों से उनकी अपनी अर्थव्यवस्था को कोई फायदा नहीं होने वाला। और सिर्फ इटली ही नहीं, देशों के पीछे हटने की एक लंबी कतार लग गई। मलेशिया, म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों ने जब इन समझौतों के असली नुकसान देखे तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। कई प्रोजेक्ट्स सिरे से खारिज कर दिए गए, या फिर देशों ने खुद को बचाने के लिए शर्तों पर दोबारा मोल भाव करना शुरू कर दिया। इस बढ़ते असंतोष के बीच अमेरिका और यूरोप ने पारदर्शी और कम ब्याज वाले विकल्पों की पेशकश की, जैसे अमेरिका का PGII और यूरोप का ग्लोबल गेटवे। अब इन पश्चिमी विकल्पों के सामने आने और दुनिया भर में हो रहे विरोध के जवाब में चीन ने भी अपनी चाल बदली। उसने अपनी कूटनीतिक धुरी को रूस के करीब कर लिया है, जो पश्चिमी देशों के दबदबे को सीधी चुनौती देने वाला एक नया वैश्विक गठजोड़ तैयार कर रहा है। तो आगे क्या? चलिए बात करते हैं इसके भविष्य यानी BRI 2.0 की। 10 साल बीत चुके हैं और खरबों डॉलर पानी की तरह बहाए जा चुके हैं। कई जानकार इसे आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी विदेश नीति की विफलता तक कह रहे हैं। अब देश सिर्फ कागजी वादों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर रहे हैं, और इसी दबाव ने चीन को अपनी पूरी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। अब वो BRI 2.0 लेकर आए हैं, जिसमें बड़े और जोखिम भरे इंफ्रास्ट्रक्चर के बजाय फोकस शिफ्ट हो गया है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी और ऐसे प्रोजेक्ट्स पर जो सच में टिकाऊ हों। अगर हम पूरे बैलेंस शीट को देखें तो नतीजा क्या निकला? एक तरफ तो चीन ने अपने सिर पर खराब लोन का एक भारी भरकम बोझ लाद लिया, अपनी खुद की घरेलू अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी कर ली और दुनिया भर में डेट ट्रैप का दाग लगवाकर अपनी छवि को डेंट किया। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो जो उन्होंने हासिल किया वो भी कम चौंकाने वाला नहीं है। आज 100 से ज्यादा ग्लोबल बंदरगाहों पर उनका सीधा या परोक्ष नियंत्रण है। उनका नेटवर्क दुनिया की 65% आबादी तक पहुंच चुका है और उनके निर्यात को एक जबरदस्त ग्लोबल रीच मिली है। तो अंत में ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या चीन का ये खरबों डॉलर का दांव सच में दुनिया पर प्रभुत्व जमाने का एक मास्टर स्ट्रोक था, या फिर ये एक ऐसी महत्वाकांक्षी गलती थी जिसने अनजाने में खुद चीन की ही अर्थव्यवस्था को एक उलझे हुए जाल में फंसा दिया? जैसे जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अपने अगले दौर में कदम रख रहा है, इस सवाल का जवाब ही भविष्य की दिशा तय करेगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ गहराई से जुड़ने के लिए धन्यवाद।